नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मेरे साथ एक बार फिर से अम्बेसडर दीपक वोहरा और हो भी क्यों ना सर। सबसे पहले तो नमस्कार, धन्यवाद, आभार। आज काफी बिजी डे आपके लिए रहा और साथ ही हम जिस डील के बारे में बात करने वाले हैं, अब मदर ऑफ ऑल डील्स तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जो इंडिया और ईयू के बीच हुई। अब इस भारत और यूएस की डील की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए क्या कहा जाना चाहिए सर। और साथ ही मैं कहना चाहती हूं आपसे कि राजनीति भी बहुत हुई है इस पर। ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये डील जो है अमेरिका के प्रेशर में साइन की है। ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही है इस डील पर। और इस डील को आप क्या कहेंगे? फादर ऑफ ऑल डील्स। क्योंकि अगर आप और अब बहुत से लोगों ने आज सुबह जब मैंने इसको पहली बार कहा तो लगता है कि काफी सारे चैनल शुरू कर दिए, जैसे कहा जा रहा है फादर ऑफ ऑल डील्स। और क्यों नहीं बोलते कि अम्बेसडर दीपक वोरा ने बोला था फादर ऑफ ऑल डील्स। चलिए, अच्छा हो गया, डील हो गया। बेटा एक चीज आप करिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने बुलाया, एक और मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। अब आप ये तीन जो अग्रीमेंट्स, तीन जो कंट्रीज हैं या ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये दो अग्रीमेंट साइन किए हैं, एक तरफ भारत अमेरिका है, दूसरी तरफ भारत यूरोपियन यूनियन है। अब इनको आप एक ट्रायंगल बना लिए। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी लाइन होती है, हाइपोटेन्यूज बाकी दो लाइनों को जोड़ती है, वो भारत है। क्यों? भारत ने किया ईयू के साथ, भारत ने किया अमेरिका के साथ। सो कॉमन फैक्टर इज भारत। और अगर इन तीनों देशों को आप मिला लें, एक ग्रुप और दो देश, तो लगभग 50%, 45 से 50% वर्ल्ड जीडीपी ये कंट्रीब्यूट करता है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अग्रीमेंट हुआ है। डील कहते हैं लोग उसी को, ट्रम्प आउट ऑफ द डील करता है। आई प्रेफर टू कॉल इट एन अग्रीमेंट। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए पर्सनली बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज तो मुबारक मंगलवार है। आज का दिन तो भगवान श्री हनुमान को समर्पित है, जो प्रतीक है साहस का, ताकत का और सेवा का, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बाय द वे, आज के दिन हम लोग काली माँ की भी पूजा करते हैं। यानी अगर पंगा लोगे मेरे साथ तो फिर देख लीजिए मेरा रूप। तो हमारी जो डिप्लोमेसी है बेटा, वो मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी सारी दुनिया तारीफ कर रही है। मुझे हो गए हैं 52 साल कूटनीति में। पहले दिन ही हमें बताया गया था कि हम मेगाफोन बजाकर डिप्लोमेसी नहीं करते, हमारी होती है डक डिप्लोमेसी, बतख डिप्लोमेसी। कि आप जब बतख को पानी पे देखोगे तैरते हुए, कितने मजे से तैर रही है ना, कोई दुनिया में तकलीफ नहीं है। कभी नीचे पैर देखे उसके, किस तरह से वो पैडल कर रहे, फ्यूरियसली पैडलिंग। तो उसको हम कहते हैं डक डिप्लोमेसी। हम लोग कभी ऐसा कुछ नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, क्योंकि हम चाणक्य की संतान है। और बेटा ये मैं आपको बताता हूँ, चाणक्य ने ही कहा है, अगर आपका कोई दुश्मन है, दरवाजा भले ही बंद हो जाए, खिड़की खुली रखेगा, कि क्या मालूम कब आपको उसके साथ डील करना पड़े। तो आज मिसाल के तौर पे जिहादिस्तान के साथ भी हमारी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स नहीं है। जिहादिस्तान ने तो बोला मैं क्रिकेट भी नहीं खोलूंगा, वो उनकी मर्जी है। आईसीसी बहुत बहुत ठोकेगी उनको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, वो आपस में वो निपटेंगे। तो हम लोगों ने फिर भी उनके साथ संपर्क रखा है। ये ठीक है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स नहीं है, लेकिन बैक चैनल इधर उधर हम बातचीत करते हैं। हम खिड़की कभी बंद नहीं करती, हमारी परंपरा नहीं है, हमें चाणक्य ने सिखाया था। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो एक कम्युनिकेशन, आप, मैं साथ साथ चाय भी पी रहा हूं, नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। तो एक तरफ से हम लोग जो अपनी अग्रीमेंट्स करते हैं, मैं हमारी मंत्रालय की वेबसाइट पे देख रहा था, अभी तक हमने 15 अग्रीमेंट्स किए हैं, फ्री ट्रेड एंड इंडिविजुअल कंट्री ग्रुप्स के साथ। तजुर्बा हमें बहुत है, अब कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, वो जानते हैं उनको क्या चाहिए, फिर मीटिंग ग्राउंड क्या है, हम उसको ढूंढते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने इसको कहा है फादर ऑफ ऑल डील्स, आज की दुनिया जो हमारी है ना, बुरी तरह से फ्रैक्चर्ड है, टूटी हुई है। ये उसको पीट रहा है, वो उसको पीट रहा है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अमेरिका के साथ क्या हुआ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है, सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इट्स मिलिट्री। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे संबंध उनके साथ बिगड़े। और ट्रम्प के 2-3 एडवाइजर, एक बिजारो मजारो पिजारो कुछ ऐसा नाम है उसका, दूसरा पुटनिक 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 जो भी उसका नाम है, तो ये लोग बहुत गाली देते थे हमको। बोला कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं रशिया के लिए, ये है वो है, ये गाली दी वो गाली दी, और रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कोई जवाब नहीं दिया। हम चाणक्य की संतान है बेटा, इनको समझना चाहिए
कि गाली गलौज से डिप्लोमेसी नहीं होती। एक चीज मुझे बताइए, कौन से देश से कहा गया था? ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जाके यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता करो। किससे कहा गया था? कौन गया इंडिया। था? मैं गया था ना, और कोई नहीं गया। और मैंने अपने अमेरिकन दोस्तों से कहा कि हमें क्यों कह रहे हो भाई, तुम जाके बात करो पुतिन से। बोले हमने तो गाली दी है उसको। तो किसने बोला था टाइगर की गाली दो? अगर कूटनीति नहीं आती मेरे पास आ जाओ, मेरी बहुत शानदार एक सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है, मैं उसका पहला डायरेक्टर था, वहां आपको सिखा देंगे कूटनीति क्या होती है। दूसरी चीज, जब इसराइल और हमास के बीच में, पैलेस्टीनियंस के बीच में पंगा हो रहा था, किससे कहा गया था कि अपने गुड ऑफिसेज यूटिलाइज करो दोनों के लिए कि शांति हो जाए? हमें कहा गया था। तो यह में है कि दुनिया हम पर भरोसा करती है। ये जानते हैं कि भारत जो है, जो भी कुछ करता है अपने हित के अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो भी करता है दूसरों का भी सोचता है। एक तो 17 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इंडिया डज नॉट एग्जिस्ट फॉर हरसेल्फ, इंडिया एग्जिस्ट फॉर द वर्ल्ड। भारत अपनी रोशनी पूरी दुनिया के ऊपर डालना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने उस समय कही थी कि वी वांट टू शेयर दिस थिंग। हमारा फीचर, जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, ये श्री अरबिंदो ने, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो ने 117 साल पहले कहा था कि भारत हमेशा इंसानियत के लिए जीता है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। आप तो पूरी तरह से हमारे जो सनातनी धर्म के इश्यूज हैं उनसे वाकिफ हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो सच्चाई है कि भगवान शिव ने, महादेव ने तो विष भी पी लिया था ना जब समुद्र से निकलना था, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, भारतवासियों को बचाने के लिए नहीं, पूरे विश्व को बचाने के लिए। तो भारत तो बहुत समय से विश्व गुरु रहा है, विश्व की मदद करता रहा है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब ये आप सवाल मुझे दीजिए। हम पे कहा गया है कि आप रूस से तेल लेना बंद करिए। वो ट्रम्प साहब ने ट्वीट कर दिया कि मैं रूस से ये तेल नहीं लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे ये बताइए, मान लीजिए कि हम रूस से तेल लेना बंद कर देते हैं। सोवियत संघ से नहीं लेते थे, रूस से भी नहीं लेते थे। वो तो जब यूक्रेन का जंग हुआ तो तब से जो है बहुत सस्ते दामों में हमको तेल मिला, तो हम लेंगे जो हमें सस्ता देगा। अगर अमेरिका मेरे को मुफ्त में तेल देगा तो मैं कहूंगा जी आया नू, जदो डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, जितना भेजना है मेरे को भेज, क्या फर्क पड़ता है। तो रूस से हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था, डिस्काउंट थोड़े कम हो गए, तो हमने वैसे भी फॉर अदर रीजन हमने अपना इम्पोर्ट कम कर दिया। सैंक्शनड ऑयल को हम नहीं खरीदते, चलिए ये भी मान लिया। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए इसका। सवाल मेरा ये है, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई 1 करोड़ साल तक चलेगी या खत्म हो जाएगी कभी ना कभी? क्या लगता है आपको? 1 साल, 2 साल, 10 साल में खत्म हो जाएगी कि नहीं, या 20 साल में? नहीं तो क्या होगी उस खत्म। है बेटा, नहीं होगी खत्म। 20 साल, 30 साल, 50 साल में तो खत्म हो जाएगी ना। हम्म। तो क्या उस समय फिर हमें रूस का तेल हम खरीद सकेंगे? मान लीजिए ये जंग ना होती, तो क्या फिर हम रूस से तेल खरीदते जाते? हमने खरीदना शुरू किया जब हमें सस्ते दामों पर मिला। अमेरिका हमें सस्ते दाम में मिलेगा, उससे खरीदेंगे। वेनेजुएला सस्ते दामों पर हमको देगा, तो हम उसे खरीदेंगे। 2 चीजें होती हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए वर्ल्ड लीडर्स को। एक होता है आपकी फैंटेसी, अफसाना। दूसरी होती है सच्चाई। कई बार क्या होता है कि आप इतना डिजायर करते हैं किसी चीज को कि आप मान लेते हैं कि वो सच्चाई है। वो गलती नहीं होती। दिस इज एक इसका साइकोलॉजिकल टर्म है, मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा। वो टर्म का मतलब ये होता है कि यू स्टार्ट बिलीविंग योर ओन फैंटेसी, कि यही सच्चाई है। समझिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ट्रम्प कहता है कि भारत, मैं चाहता हूं काश कि रूस से तेल ना खरीदे, काश कि वो ये ना करे, काश कि वो ना करे, लेकिन फिर कहता है भारत ने सब कुछ अग्री कर दिया। मैंने कहा अग्री किया? आपने तो ये कहा था कि आपने मध्यस्थता कराई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मैंने मुखालफत नहीं की, मेरा सिस्टम नहीं है, गाली गलौज में मैं नहीं पड़ता। आपके लोग गाली देते हैं, हम शांति से सुन लेते हैं, हम जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ सच्चाई का बयान करते हैं। क्योंकि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो मोटो है, सत्यम एव जयते, एक ना एक दिन सच्चाई की जीत होगी। सो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें, अगर कल परसों 3 दिन के बाद जंग खत्म हो जाता है यूक्रेन का, मेरे ऊपर प्रेशर उस जंग के कारण पड़ रहा है। मेरा कोई लेना देना नहीं है उस जंग से, नथिंग। मैंने ना शुरुआत की है, ना मैंने रूस को हथियार भेजे, कुछ नहीं किया। हम्म। लेकिन प्रेशर मुझ पे ये है कि आप रूस से तेल लेना बंद कर दो। भाई क्यों टाइगर, तो मेरा चाचा है, क्यों ना लूं? और फिर तेल तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है ना मेरी रिलेशनशिप का।
विद द रशियन फेडरेशन। डिफेंस भी तो है, टेक्नोलॉजी भी तो है, बहुत सी चीजें हैं जिनमें तो उन सबको तोड़ दूं क्या? दूसरी बात, अमेरिका के बारे में ट्रेड अग्रीमेंट बहुत हम उछलते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ट्रेड जो है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वो तो एक ही हिस्सा है ना। हमारी स्पेस कोऑपरेशन है, समुद्र में कोऑपरेशन, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इधर है उधर है, हाई टेक्नोलॉजी में, 5G में है, AI में है, ये सारे एरियाज। हमारी तो एक डेलीगेशन अभी अमेरिका में बैठी हुई बातचीत कर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो हमारा कहने का मतलब है, हम लोग जो मानते हैं कि भाई ये ट्रेड डील बड़ी अच्छी डील, अगेन मैं कह रहा हूँ, ट्रेड एग्रीमेंट बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे एरियाज भी तो हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। सो रियली आई थिंक आज का दिन महत्वपूर्ण है। हफ्ते के बाद कुछ और हो जाएगा, ईरान पे हमला हो जाएगा, हम सब भूल जाएंगे, फिर उसकी बात करेंगे, इसकी नहीं करेंगे। लेकिन जो हमने अग्रीमेंट किया है यूएस के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसके फाइनल पॉइंट थोड़ी देर में आएंगे, पढ़ के देखेंगे क्या क्या किया। एक यकीन आश्वासन मैं सबको देना चाहता हूं, जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, बेटा हमने कृषि के मामले में कोई समझौता नहीं किया। वी विल नेवर गिव अप। आपकी उम्र बहुत कम है, मम्मी डैडी से पूछिए। मेरी 74 साल की उम्र है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 66 67 अकाल था भारत में। मेरी धरती माँ भारत फटी हुई थी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पानी नहीं था, वर्षा नहीं हुई। तो हमारी उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अनाज मांगने अमेरिका गई। उन्होंने कहा आप भीख मांगने आई है? वापस आके बोली, मुझे मेरी इतनी बेइज्जती की इन लोगों ने, अब नहीं हम कभी भीख मांगेंगे। फिर हरी क्रांति आई एटसेट्रा। तो जिस देश ने भीख मांगी थी, वो कहते हैं अनाज के लिए, और जिसके अन्नदाताओं ने, किसानों ने उसको आत्मनिर्भर बनाया कृषि में, क्या वो उन किसानों के हकों को सैक्रिफाइस कर सकता है कभी? मैं नहीं करने दूंगा। मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगा, कि मुझे पता है भूख क्या होती है। बेटा, हमसे कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। 66 67 2 साल, 104 सोमवार मैं भूखा सोया हूं बेटा। बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दिक्कत होती है, फिर सो गया, क्योंकि आपातकालीन स्थिति थी। तो आज भी हमें ये याद है। इसीलिए हमारे किसानों के जो हक है, अरे हमारे पॉलिटिशियंस जो मर्जी करें, हमारे किसानों के जो हक हैं, उससे हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। करेंगे, मैं सबसे आगे खड़ा हो जाऊंगा कि टाइगर, मैं बताता हूँ भूख क्या होती है। अगर हमारे अन्नदाता हमें अन्न नहीं देंगे तो फिर आप समझ जाएंगे। इसीलिए तो 80 करोड़ लोगों को हम सब्सिडाइज फूड दे रहे हैं। भूख बहुत बुरी चीज होती है। आपने एक्सप्रेशन सुना होगा, पापी पेट की खातिर। तो हम लोग जो है इस पापी पेट को शांत रखना चाहते हैं। सो देयर आर अदर रीजंस हम सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक चीज स्पष्ट होती है, ये जो फादर ऑफ ऑल डील्स, फादर ऑफ ऑल अग्रीमेंट्स हमने किया है, दोनों तरफ का फायदा है। अमेरिकी उपभोक्ता ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, महंगाई वहां बढ़ रही थी। मैं तो हैरान हो गया अभी पीछे जब मैं अमेरिका गया था, कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं। अगर मैं एक टोकरी लेके जाता था $100 के साथ, तो हफ्ते भर का सामान हम 3 साल पहले में ले आता था, घर में ग्रोसरी चलती थी। अब मैं $100 लेके टोकरी लेके जाता हूँ, तो वो हफ्ते भर नहीं, वो तो 2 दिन भी नहीं चलता वो सामान। तो काफी महंगाई बढ़ गई और अमेरिकी लोग परेशान है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के आदी नहीं है। तो उनको ये फायदा होगा जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपनी टैरिफ्स कम कर दिए, तो वहां पर भी फिर सस्ता हो जाएगा उन लोगों के लिए। 25% उन्होंने टैरिफ लगाए थे, उसके बाद 25% पेनल्टी लगाई थी, रूस से तेल खरीदो, वो भी हटा दिए। और जो 25 टैरिफ थे, उसको उन्होंने 18% कर दिया। अब ये भी बताता हूँ मैं तो अर्थशास्त्रियों के, 18 या 15 या 16.5% कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं कि वो मुझसे इतना खरीदता है और मैं उससे इतना खरीदता हूँ। दोनों के बीच में जो अंतर है, उसको बैलेंस करने के लिए मैं कस्टम्स ड्यूटी लगाता हूँ। वो मैं कैलकुलेट करता हूँ, पूरा सॉफ्टवेयर है कि भाई इतना प्रतिशत लगाओ, फिर जो वो मुझसे खरीदता है मैं उससे खरीदता हूँ, आपस में मेरी आर्थिक व्यवस्था को हानि ना हो, उसकी आर्थिक व्यवस्था को, इकोनॉमी को कोई नुकसान ना हो। इस बेसिस पे ये हवा से नहीं हम कहते ये प्रभु बता कितना टैरिफ लगाऊं, ये नहीं होता। हम कैलकुलेट करके ये चीजें हम डिसाइड करते हैं। सो बेटा, ये जो डील हमने किया, अग्रीमेंट जो किया है अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मेरा मानना है कि ये डील, ये अग्रीमेंट, इसका आधार क्या है? भरोसा और इज्जत है। ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हमने गाली नहीं दी। मैं ये भी देख रहा था कि पिछले 2-3 महीने से जो ट्रंप के सलाहकार थे, जो कितना कुछ कहते थे भारत को, बहुत गालियां देते थे, वो भी खामोश हो गए। से कहा गया था देखिए कुछ होने वाला है भारत के साथ, आप जरा चुप हो जाइए, ज्यादा मुंह मत खोलिए। तो उन्होंने उनके ऊपर, मुंह के ऊपर अलीगढ़ का ताला लगा दिया था। सो दीज आर द थिंग। ये जो
एग्रीमेंट हुआ है, ये दोनों देशों के फायदे में है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम उनको घुसने नहीं देंगे, वो हमारी रेड लाइन है। बाकी जो चीजें हैं, हमारी जो मार्केट है भारत की, वो बड़ी प्राइस सेंसिटिव है, ये तो आप खुद जानती हैं। आप जाती हैं कभी बाजार में लेने के लिए, दो चीजें बराबर की लगती हैं, एक 10 रुपए की है, दूसरी दुकान में 6 रुपए की है, तो आप 6 रुपए वाला सामान लेंगे जब बराबर के हो। अब लोग मुझे कहते हैं जी अमेरिकी गाड़ियां आ जाएंगी यहाँ, मैं कहा आने दो, 100 करोड़ की गाड़ी वो बेचें, जितनी बेचना चाहते हैं, मैं जीरो टैरिफ लगाऊंगा, खरीदेगा कौन उसको? आपको परचेजिंग पावर भी तो चाहिए, नहीं तो हम तो बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अब अमेरिकन कपास की बात हो रही है, उनका कपास आएगा जी, हमारे फार्मर्स मर जाएंगे। अच्छा भाई, कभी अमेरिका गए हो? और जो नहीं जाते ना वहां पर, वो सबसे ज्यादा जो है बातें करते हैं उसकी। भाई अमेरिका का सुपीना एक टाइप ऑफ कॉटन है, बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारे कपास के मुकाबले में कुछ भी नहीं, और बहुत महंगा है, तो कौन खरीदेगा? ये चीजें देखी जाती हैं। So इसीलिए टैरिफ्स कम तो किए हैं उसने, लेकिन वो ये भी समझ गया है कि टैरिफ्स दोनों तरफ को फायदा होना चाहिए। दिखावे के लिए, दुनिया को बताने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि भारत से जो चीजें आती थी, जो आप खरीदते थे, महंगाई बढ़ गई थी, आई एम सॉरी, अब वो महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी मैं नहीं लगाऊंगा। और हम भी ये कहेंगे, देखिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश के सामने हम झुके नहीं। तो ये है कि दुनिया दुनिया झुकना चाहती है। किसी ने ट्वीट किया था ना, या पोस्ट किया था, मेरा ख्याल उनके एडवाइजरी काउंसिल के एक सदस्य, भारत के प्रधानमंत्री के, कि दुनिया झुकने को तैयार है, बस झुकाने वाला चाहिए। झुकाने वाले हम थे, हम लोग अटल रहे हैं, हम झुके नहीं। हाँ, छोटी मोटी चीजें, अच्छा यार चल तू 10 मत कर, 8 कर दे, तू 6 मत कर, 7 कर दे, ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स होती रही है, बट बेसिक इश्यूज पे हम नहीं झुके। और आज मेरा ख्याल 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। पीएम साहब ने ये भी ट्वीट किया, पोस्ट किया था कि वी थैंक यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, माय गुड फ्रेंड। दोनों की आपस की भी दोस्ती बड़ी मजबूत है। हम मजाक करते थे, नरेंद्र मोदी जहां जाता है जप्फी डाल देता है, वो जप्फी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जादू की जप्फी है, वो तो अग्रीमेंट की जप्फी है, वो तो लेन देन की जप्फी है। सो दीज आर द इश्यूज दैट आई एम टुडे। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, लेकिन आज मैं 6 फुट 8 इंच का हो गया हूं, क्योंकि हमको मिला है जो हम चाहते थे, विदाउट सैक्रिफाइसिंग आवर सेल्फ इंटरेस्ट। भारत वो कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, क्योंकि बेटा इंडिया चला गया है, ये भारत है, ये झुकना नहीं जानता, ये झुकाना जानता है। एम्बेसडर सर, आप कह रहे हैं कि भारत झुकना नहीं जानता है, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्होंने देश जो है वो बेच दिया है। बहुत सियासत इस पे हो रही है, तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल होगा, क्या भारत ने बैक डाउन किया, और क्या ये डील प्रेशर में हुई, जैसे कि पॉलिटिकल आरोप लग रहे हैं? किसका प्रेशर? किस चीज पे प्रेशर? कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे भारत पे अगर डील नहीं करो? क्या प्रेशर? सवाल फिर ये उठता है ना, अगर आप कह रहे हैं कि मैंने उसको वो दिया जो वो चाहता था, सब कुछ दे दिया, तो क्या चाहता है? नई दिल्ली पर अपनी सरकार बिठाएगा? ये तो कहने की बात है। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और जो कूटनीति को समझते नहीं है वो सबसे ज्यादा इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। अब किसी ने कह दिया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि कोई एप्स्टाइन फाइल्स है, इधर उधर नाम आ गया, तो जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है उसका नाम भी कई फाइलों में है, उनको भी हम खोल देते हैं। तो ये गाली गलौज से कोई फायदा नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, ये देश के हित का इशू है। और किसी को मालूम भी नहीं है डील में क्या, उससे पहले ही शुरू हो गई बात। हुई थी ट्रेड डील, ट्रेड एग्रीमेंट से, फिर बात हो गई एप्स्टाइन फाइल की, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। इस तरह के आरोप लगाना, ये मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं एक चीज बताता हूँ बेटा, 1982 में ब्रिटेन, जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, वहां की प्राइम मिनिस्टर होती थी मार्गरेट थैचर। कई बार उसकी मिसेस गांधी से कंपैरिजन की जाती थी, आयरन लेडी। तो उन्होंने फॉकलैंड आइलैंड में हमला किया था अर्जेंटीना के अगेंस्ट, और उस समय मुझे याद है, मैं विदेश सेवा में था, 82 में मेरी पोस्टिंग उस समय वॉशिंगटन में थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोगों ने कहा, ऑपोजिशन ने, कि मैडम आपको हाउस को कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए था जब आप अपनी नेवी भेज रहे हैं अर्जेंटीनियंस को ठोकने के लिए और फॉकलैंड आइलैंड को वापस लेने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, वी सपोर्ट यू। जब सब खत्म हो जाएगा फिर हम आपसे कहेंगे कि हमें समझाएंगे। अगर आपने अभी से बता दिया कि आपकी नेवी ये करेगी वो करेगी, तो फिर फायदा किसका होगा? दुश्मन का होगा। सो ये मैच्योरिटी होती है।
और हमारे पार्लियामेंट में भी आ रही है हल्के-हल्के करके। दक्षिण सूडान में मैं आपका राजदूत था जब उनको आज़ादी मिली 2011 में बेटा, तो उन लोगों ने अपना पार्लियामेंट शुरू किया और हमसे बहुत मदद ली। हमने ट्रेनिंग दी, हमने लोग भेजे, भई पार्लियामेंट में ये होता है, ये होता है। उन्होंने हमारे कानून देके अपना संविधान बनाया एटसेट्रा। और आज एक वहाँ के मंत्री ने, मेरे बहुत दोस्त हैं उस देश में, राष्ट्रपति से लेकर लोअर लेवल तक बहुत मित्र हैं मेरे वहाँ। एक मंत्री ने ट्वीट किया था, ही सेड एम्बेसडर हम तो भारतीय संसद को आदर्श मानते थे, ये क्या हो रहा है आज? क्या जवाब दूँ उसको? मैं खामोश हो गया। मैंने कहा महामहिम जो आप समझना चाहें आप समझ लीजिए, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। सो ये चीजें करना, कागज फाड़ के फेंक देना, सस्पेंड हो जाना, हाय हाय ये है, ये हो गया वो हो गया, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। डेमोक्रेसी की हत्या तो हर हफ्ते होती है, वो फिर जग जाती है। मैं तो सुन रहा हूँ ये 20 साल से डेमोक्रेसी मर गई जी, मर गई जी, मर गई। अच्छा मर गई है तो फिर कल क्यों मरेगी, परसों क्यों मरेगी फिर से? तो ये चीजें हमने देखी है ऐसे लोगों की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। Compromise or errant nonsense. You think anybody can compromise नरेंद्र मोदी? बेटी आप मुझे बहुत समय से जानती है। Do you think दीपक वोरा can be compromised? सवाल नहीं पैदा होता। None of us. हम विदेश सेवा के सदस्य हैं, हम भारत माँ की संतान हैं। हम नहीं कभी ऐसा कुछ करेंगे जो हमारी माँ को नुकसान हो। देखिए इतना बता देता हूँ, 74 साल मैं भारत को देख रहा हूँ, यहीं पे मेरा जन्म हुआ है। मैं कहता हूं कि भगवान को मैंने नहीं देखा, लेकिन क्या जरूरत है, भारत माँ को तो देख लिया है। दोनों में क्या फर्क है? तो आज जो 140 करोड़ भारतवासियों के दिलों में यही भावना है। ये जामवंत है, ये व्यक्ति जो आया, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। इसने भारत को जगाया है कि अपनी ताकत पहचानो, और आज हमने अपनी ताकत पहचानी। अब हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, जिहादिस्तान कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, जो लड़ता रहता है हमसे। दुनिया को उसने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, वो है आतंक। उस देश का नाम मैं भूल जाता हूँ, कोई बदमाश है, कहता है मैं वहां का, वो अपने आप को शरीफ कह के कहता है मैं यहाँ प्रधानमंत्री हूँ, और ये कोई खेती मार्शल है। अच्छा हिंदी में खेत को क्या, ना फील्ड को खेत कहते हैं ना हिंदी में, जी खेत कहते हैं ना फील्ड को। हाँ तो वो खेती मार्शल, सही तो मैं कह रहा हूँ, जो फील्ड मार्शल वहां का घूमता फिरता है। तो वो भी कहते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं हम भीख मांगते हैं, वो खेती मार्शल कहता है जी मेरा काम नहीं है भीख मांगना, मैं तो लोगों को गोली मारता हूँ। और आपने देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस समय जो भारत की भूमिका है, जो नई दुनिया का सिस्टम आ रहा है, उसमें अहम भूमिका भारत की। हम केवल एकमात्र देश है जिसके पास ये ताकत है। 4 महाशक्तियां, मुझे मालूम नहीं है मेरा समय कब आएगा, मुझे यमराज कब लेने आएगा। जब भी आएगा स्वागत है आपका टाइगर यमराज, जब चाहो आ जाना मेरे पास, डरने वाला नहीं हूँ। बट आधा पठान हूँ, आधा सिख, और एक तरफ से माँ की साइड से सिख परिवार से संबंध है, डरता नहीं हूँ। तो इतना ही कहना है कि जब मेरा समय आएगा और मुझे जाना पड़ेगा, मैं उसी समय एक चीज देखना चाहता हूँ कि विकसित भारत कैसा लगता है मेरे जाने से पहले। अगर मैं 2047 की प्रतीक्षा करूं तो मेरी 96 साल की उम्र होगी, मैं इतना लंबा नहीं जीना चाहता। बट विकसित भारत क्या है, इसे गाना गाता हूँ, आजा 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 झलक दिखला जा, वो झलक आज हमें नजर आने लग गई है। और 4 जो महाशक्तियां दुनिया की होंगी, देख लीजिएगा अंदर अगले 5 साल में, ओनली 4 जो दुनिया का, शायद एक आधे और उनके चमचे साथ हो जाएंगे, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। वो मल्टीपोलर मुझे समझ नहीं आता, इतने खंबे नहीं है, खंबा तो एक ही है, लेकिन जो डिटरमिन करेंगे दुनिया आगे कैसे चलेगी, ये होगा यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, चीन और रूस। ये 4 महाशक्ति, ये मेरा मानना है। जापान कहीं मंडराता रहेगा, दोस्ती करेगा, बाकी सब छोटे मोटे होंगे, लेकिन वो भी हमारे साथ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल रही है। और भारत जिसके बारे में कहते थे उभर रहा है, ये तो मैं 50 साल से सुन रहा हूँ, उभर रहा, फ्यूचर का, वो फ्यूचर आ चुका है। अब जो आलोचना करते हैं बेटा, ये भी मैं एक चीज कह देता हूँ, अफ्रीका में कहावत, आपको तो पता है मैं कई देशों में अभी भी विशेष सलाहकार हूँ, कई साल अफ्रीका में मैंने बिताए। एक कहावत है वहां पर, शेर मुड़ के नहीं देखता जब कुत्ता भौंकता है। मैं ये नहीं कह रहा कौन कुत्ता है या कोई है कि नहीं है, एक कहावत है, द लायन डजंट टर्न अराउंड व्हेन द लिटिल डॉग बार्क्स। शेर को क्या फर्क पड़ता है, भौंक रहा है तो भौंकने दो उसको।
हमें आगे चलना है। तो मेरा ये मानना है, जिन्होंने आलोचना करनी है उनका धर्म है, जिन्होंने देश की सेवा करके उसे आगे ले जाना है, जैसे आप हैं, ये आपका धर्म है। ठीक। अ, वैसे आप कुत्ता किसे कह रहे थे? किसी को नहीं कह रहा था। ये अफ्रीका की कहावत है। वो अपने एक दूसरे के कहते हैं कि भाई जब डॉग्स शेर बार्क, कारवाज मार्च। हाँ, तो ये चीजें हैं बेटा, इसमें आपको जो भी आप समझना चाहें आप समझ लीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अब शेर चल पड़ा है, हाथी दौड़ पड़ा है। हाथी को दौड़ाना बड़ा मुश्किल है, पर दौड़ पड़ता है तो रोकना नामुमकिन है। अब भारत, जिसका एक चिन्ह हाथी है, वो दौड़ पड़ा है, कौन रोकेगा इसको? अच्छा एम्बेसडर सर, एक बात बताइए। एक बात, आपने कहा भारत को कौन रोकेगा, अभी आपने कहा फादर ऑफ ऑल डील्स। हम्म, जब आपने कहा फादर ऑफ ऑल डील्स, तो आपने फादर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा? मैं समझना चाहती हूँ आपसे। भाई हम्म। मदर ऑफ ऑल डील्स का सर्टेन मदर क्यों रीजन है, कहा? तो आपने जब कहा। मदर क्यों कहा? आप बताइए। सबसे बड़ी डील उस टाइम की, और ये उसका बाप है। हमने तो 27 ईयू देशों के साथ किया ना, एक ब्लॉक के साथ। जी। ये एक सिंगल कंट्री के साथ है, इसलिए तो फादर है। और मदर और फादर दोनों की संतान भारत है, तो लिंक तो हम ही लोग हैं। हम्म। तीनों ग्रुप्स, ईयू, भारत और अमेरिका मिलके दुनिया का 45 या 50% जीडीपी इन तीनों का, इन तीनों, एक ग्रुप और दो देश। और भारत की, सुनिए इसको बड़े ध्यान से, भारत का जो जीडीपी है, ईयू के जितने देश हैं, जर्मनी को भूल जाइए, जर्मनी के बराबर क्या हमें, बाकी 26 देशों से हमारी जीडीपी ज्यादा है। समझ रही हैं आप इसको? पर कैपिटा इतनी ना हो, जनसंख्या भी तो बहुत है, लेकिन अब भारत को ये लोग बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। और जो ग्लोबल साउथ के 125 देश हैं, जो विकासशील देश कहते हैं, वो तो हम सबसे यही कहते हैं, यार टाइगर लोग, 50 साल पहले जहां आप थे, हम तो आज वहां पर हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करो। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपने भारत की नकल करनी है तो इधर उधर मत देखो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, मेरी तरफ देख, मैं बताऊंगा किस तरह से आगे जा रहा है। So बेटा, today to be a तो आपने, diplomat, to be an Indian ambassador. आप इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बात रखते हैं सर, तो ये जो एक चीज बस मैं क्यूरियस हूं, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा। क्या ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई, उसने भी एक तरह का दबाव बनाया प्रेसिडेंट ट्रम्प पर, एक तरह का 100%, मेंटल? 100%। उसका जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, बेसेंट बेसेंट जो भी उसका नाम है, बसंती, उसने क्या बोला था? स्कॉट बेसेंट है ना, ऐसे कुछ नाम है उसका। तो उसने बोला था कि अरे यूरोपियन लोगों, बड़े पागल लोग हैं आप लोगों ने डील कर दी, अग्रीमेंट कर दिया भारत के साथ, हम भी तो करने वाले थे, हमसे पूछ तो लिया होता। यानी चुभ रहा है उनको। और ट्रम्प के सलाहकारों ने कहा होगा, देख टाइगर, चीन तो चला गया तेरे हाथों से, रूस चला गया, यूरोपियन यूनियन के साथ तो तेरे संबंध वैसे ही बड़े खराब है। अगर तूने चीजें बेचनी है, तुझे मार्केट चाहिए, भारत मार्केट बनता है। अगर तुझे लेबर अच्छी चाहिए, हाईली क्वालिफाइड चाहिए, भारत में मिलेगी। अगर तुझे आईटी प्रोफेशनल चाहिए, भारत में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे तुझे? तो ये चीजें हम हल्के हल्के उसको समझ आ रही हैं। और फादर और मदर मिलके तो आराम से ऐश करेंगे। दुनिया को काबू नहीं करना चाहते हम, लेकिन जो नई दिशा है उसमें हम रूल टेकर नहीं होना चाहते, हम तो रूल मेकर होना चाहते हैं ना। कि आप बात करते हो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, किसने बनाया रूल्स? तेरे चाचा ने बनाया, तुम्हारे बाप दादा बना गए थे, तो आजकल तुम हम पे वही रोप झाड़ते हो, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं स्वीकार नहीं करता। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये चीजें अगर आप देखें कि चक दे इंडिया, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी, मेरा ख्याल है जब मैं अगर कभी उनसे मिला, मैं पूछूंगा आपका फेवरेट गाना गाना कौन सा है, तो पता है क्या बोलेगा? ओ चक दे इंडिया। वेरी गुड, चक दे इंडिया। चक दे चेक द इंडिया। गुड वन सर, वेरी वेरी नाइसली सेड। अच्छा उसको तो ये चेक नहीं बताइए, हम चेक देंगे, दे तो ठीक है, चेक वो नहीं देंगे ना। चाबहार पे भी। अब चाबहार पे देखिए, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, जो जिहादिस्तान है ना, हमारा पड़ोसी आतंकिस्तान, तो वहां के लोग कह रहे हैं, अहो आपकी 400 करोड़ की ये डूब गई, वो डूब गई, आपके बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। और यार क्या बकवास करते हैं, तुम्हें कुछ पता भी है? इस साल नहीं, अगले साल नहीं, 5 साल के बाद बनेगा सही। ईरान भी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, सेंट्रल एशिया भी चाहता है, अफगानिस्तान भी चाहता है, रूस भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है। क्योंकि एक चाइना को भी पोर्ट बना हुआ है ना वहाँ, बलूचिस्तान, गदर वाकई। वदर कुछ, हाँ, गदर गदर पोर्ट जो है, तो गदर पोर्ट तो खत्म हो गया।
जो बिल्कुल सामने उसके चाबहार है, और हम तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी, हमने बिस्किट्स भेजे थे, एनरिच्ड बिस्किट, हमने अनाज भेजा था अफगानिस्तान को, क्योंकि जब हम पाकिस्तान के थ्रू ओवरलैंड भेजना चाहे, पाकिस्तान बेवकूफ है ना, गधे हैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारे ट्रक्स जा रहे थे, बोले हम खोल के देखेंगे। हमने कहा अगर ये खोल के देखेंगे, आधा तो ये चोरी कर लेंगे, क्योंकि चोरी करना इनकी फितरत है। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो गया अफगानिस्तान के लिए, हमने वहां की सरकार को दिया, तालिबान सरकार को, जब वहां पर भूखमरी फैल रही थी, भूकंप आया, हमने मदद भेजी। लेकिन अब क्या है, हमने जिहादिस्तान को बाईपास कर दिया। तो हम लोग चाबहार पोर्ट से सेल करते हैं अपनी तरफ से, वहां जाएंगे, वहां से फिर आगे भी। और ईरान को भी चाहिए, क्योंकि अगर वो फुल पोटेंशियल पे आ गया चाबहार पोर्ट, ये भी फिर याद रखिएगा कि मेरा अनुमान है एज एन इकोनॉमिस्ट, अगर वो नॉर्मल कैपेसिटी पे काम करेगा तो लगभग 500 मिलियन, सुन लीजिए क्या, 500 मिलियन डॉलर की फीस में ईरान को अर्निंग होगी, इतनी कमाई होगी। हाँ, खर्चा वर्चा भी होगा मेंटेनेंस का, लेकिन नेट उसको 200 या 300 मिलियन डॉलर सालाना ईरान को मिलेगा। तो वो क्यों खोएगा इसको? हमने अभी प्रोजेक्ट को, एक चीज मैं कह सकता हूँ कि हमने प्रोजेक्ट को, चाबहार को रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में डाल दिया, डीप फ्रीज में। जब हालात ठीक हो जाएंगे, बाहर आ जाएगा। और आखिर अमेरिका कब तक पंगा लेता रहेगा ईरान के? एक दिन वो भी दोस्ती बनेगी। आजकल तो गधा है, कमीना है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, क्या पता 1 साल के बाद डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट। सीरिया के साथ भी तो वही हुआ था। जो बदमाश था, अल-कायदा का ये कातिल है, आतंकी है, 10 मिलियन है जितने भी डॉलर का इनाम है इसकी जान पर। फिर ट्रम्प कहता है कितना हैंडसम छोकरा है, देखो जी सूट पहन के, ओ मेरे स्वीट हार्ट, मेरी डार्लिंग, सब बदल गया। तो फिर ये है ना, ये दुनिया दुनिया खेल तमाशा, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। तो ये सब चीजें जो है अगर आप ध्यान में रखें, नथिंग इज परमानेंट। सिर्फ जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं वो इटर्नल होते हैं, और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और मैं भारत के राजदूत होने के नाते करोड़ों लोग जो आपको प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बता सकता हूँ, भरोसा करिए, हम इस देश को नहीं जाने देंगे, डूबने नहीं देंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे। और हम जानते हैं कैसे की जाती है। आपकी कूटनीति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। हम जंग को प्रिवेंट करेंगे, लेकिन अगर किसी ने ज्यादा पंगा लेने की कोशिश करी फिर ठोकेंगे, और ठोकने के बाद जब वो हार जाएगा, फौज हमारी वापस आ जाएगी, फिर हम डिप्लोमेट्स जाके बोलेंगे अच्छा भाई टाइगर अब टेबल पे बैठ, बोल क्या चाहिए तेरे को। तो ये चीजें तो होती हैं बेटा, नॉर्मली वी ट्राई टू प्रिवेंट वॉर्स, व्हेन वी कैन नॉट वी सेंड इन द मिलिट्री। जब वो काम खत्म कर लेती है हम पे चले जाते हैं। हर जगह यही होता है। बिफोर आई लेट यू गो सर, लास्ट सवाल है। बहुत सारे लोग इस डील के बाद कह रहे हैं कि पाकिस्तान आउट, इंडिया इन। आप एक एक्सपीरियंस क्रिकेट मैच है क्या? ये कोई क्रिकेट मैच? क्रिकेट तो खेलने से इनकार करिए बेवकूफों ने। अभी मैं देख रहा था कि आधे घंटा पहले इंटरनेशनल क्या कहते हैं, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वर्ल्ड तो टी उन्होंने कहा ट्वेंटी T20 वर्ल्ड कप। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि टाइगर लोग, आपको तो बहुत मुनाफा देना पड़ेगा, आपको तो बहुत हर्जाना लगेगा इसका। और जिहादिस्तान के पास पैसे वैसे तो है नहीं, अब फिर कटोरा लेके कहीं मांगने जाएंगे, हाय अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे पास पैसा नहीं है, ये देख मैं नहीं खेल रहा था उन काफिरों के साथ, लेकिन ये तो आईसीसी तो बिल्कुल ही उससे बड़े काफिर है, उन्होंने मेरे ऊपर फाइन लगा दिया। फिर बोले ओ क्या हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, भीख मांगेंगे। बेवकूफ लोग हैं, ये समझना चाहिए। देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी मैंने कुछ किया है, अमेरिका से बात कर रहा हूं, कभी मैंने अमेरिका की जमीन को हड़प करने की कोशिश की नहीं की है। पाकिस्तान ने मेरी धरती को खाने की कोशिश की है, चीन ने कोशिश की है, अभी तक उनका इरादा है। रूस ने कभी कोशिश नहीं की, ना मैंने रूस की टेरिटरी को खाने की कोशिश की, ना मैंने चीन की टेरिटरी को खाने की कोशिश की है। तो ये चीज अगर समझ आ जाए कि जब आप धरती के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर संबंध सही नहीं होते। हाँ, बातचीत करेंगे लेकिन भरोसा नहीं करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का बेटा आधार जो है, सबसे बड़ा आधार, वो भरोसा है। विदाउट ट्रस्ट नथिंग। सो लोग जो मर्जी कहें, कहने दीजिएगा, सच्चाई ये है कि भारत के इंटरेस्ट को हमने पूरी तरह सुरक्षित रखा है, खासतौर हमारे अन्नदाता, हमारे फार्मर्स। मैं जब आपसे सवाल पूछ रही थी, लोग कह रहे थे कि इस डील को साइन करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता दिया कि इंडिया इज क्लोजर देन पाकिस्तान। आप ये मानते हैं? वो ट्रांजैक्शनल है इस मामले में। हाँ।
भारत नजदीक है उस मामले में, जिहादिस्तान नजदीक। अब जो गाजा में वो लोग भेजना चाहता है अपनी फौज, वो खेती मार्शल, तो डोनाल्ड ट्रम्प बड़ी अच्छी बात है, कहता है डोनाल्ड ट्रम्प कहता है मैं तो नहीं भेजूंगा भाई, हमारी जिंदगी की बहुत कीमत है, तेरी जिंदगी की क्या कीमत है। तो वो बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली जो था, ये पहले कह रहा था कि $10,000 मुझे चाहिए हर सिपाही की जो मैं भेजूंगा, ये खेती मार्शल। तो बेंजामिन नेतन्याहू का देख टाइगर $100 में भेजने हैं तो भेजना का जी भेज दूंगा, यानी $8,000 तो कीमत है वहां की एक जान की, या $9,000 जो भी वो कहते हैं। सो रियलिटी ये है कि इंडिया इन पाकिस्तान आउट नहीं, दोनों के साथ वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप करेगा। धंधे के मामले में मुझसे, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं उसको बेच सकता हूँ, उससे खरीद सकता हूँ। जिहादिस्तान के पास एक ही चीज है, तो जो वो बेचते हैं वो है टेररिज्म, आतंक, और तो कुछ है नहीं उनके पास। सो ये चीजें होती है, कंपार्टमेंट हम भी यही करते हैं कि इसके साथ यहाँ पे डील करो, इसके साथ यहाँ एग्रीमेंट करो, ये करो वो करो। और ये जरूरी नहीं, चाणक्य ने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो सकता है, पर उसने ये कभी 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 नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन हो, या मेरे दोस्त का दोस्त मेरा भी दोस्त हो। सो हम हर चीज को ऑन मेरिट से, हम एवरी केस को इंडिविजुअली हम डिस्कस करते हैं, इसीलिए तो। और फिर बेटा जो संबंध होते हैं ना, इनमें परमानेंस नहीं होता। अब आपने देखा था शाह ईरान होता था, ईरान तो अमेरिका का डार्लिंग, ओ स्वीट हार्ट डार्लिंग डार्लिंग, वो तो व्हाइट हाउस में जाता था शाह और डांस करता था राष्ट्रपति की पत्नी के साथ। और उसके बाद शाह गया और ये मुल्ले आए, तो फिर तो देखो, अरे कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। कब तक चलेगा मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है एक दिन फिर से संबंध सही हो जाए। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। इसीलिए हम कभी भी दरवाजा भले ही कोई बंद कर दे, हम खिड़की नहीं बंद करेंगे। अब आप समझ रही हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि द्वार छोटा सा एक रास्ता रखिए, संबंध जिस दिन ठीक हो जाए तो फिर आगे बढ़ सकेंगे। वो एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे याद नहीं है, वो कहते हैं ना कि दुश्मनी करो तो जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जी, एब्सोल्युटली। और फिर भारत के बारे में एक चीज बता देता हूँ, जिहादिस्तान को, अगर वो भी आपका, बहुत से लोग वहां भी आपका प्रोग्राम देखते हैं, वो कमेंट्स वगैरह भी करते हैं। वहां तो मुझे बैन किया गया है, आपको बैन कर दिया है? वहां मैं बैन हूँ। तो आपको लोग बहुत मुबारक वीपीएन हो। पे मेरा प्रोग्राम देखते हैं। इसका मतलब है कि फिर वो डरते हैं आपसे। उनको इतनी फिर मेरी तरफ से एक संदेशा दे दो, दोस्ती करोगे आपके लिए जान दे दूंगा, दुश्मनी करोगे आपकी जान ले लूंगा। ये भारत की ताकत है, और ये धमकी नहीं है बेटा, ये पठान का वादा है। बच के रहना मुझसे, जिस दिन मेरा सर फिर गया फिर मैं क्या करूंगा आप जानना नहीं चाहते उसको। उस दिन फिर कयामत की रात होगी। पीएम साहब ने कहा था ना कि अगर वो अभिनंदन जो हमारे को पकड़ा था उसको ना छोड़ते, तो फिर तो वो एक कत्ल की रात होती उनके लिए, और उनकी पुश्तें कहती कि मोदी ने बहुत मारा था। सो ये चीजें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए आप। ओके, जस्ट हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस। अपनी डिप्लोमेसी पर, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पर, अपनी फौज पर भरोसा करो। वी आर द बेस्ट, द अदर्स आर द रेस्ट। थैंक यू सर। इसी पॉजिटिव नोट पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वक्त देने के लिए, और उससे भी ज्यादा इतना इंटरेस्टिंग एक ऐसे मुद्दे को बना देने के लिए जो काफी लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपने जिस तरह से व्याख्या की है इस पूरे मुद्दे की, मुझे नहीं लगता कोई भी एक सेकंड के लिए भी उसे बोरियत हुई होगी या नीरस उसने पाया होगा। आई थॉरली एंजॉयड इट, और मुझे पूरा यकीन है जो भी देखेगा वो भी एंजॉय करेगा। सबसे मैं कहना चाहती हूँ अदिति त्यागी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दीपक सर को मैं बार बार वहां पर बुलाती हूँ। वो जो उनके एक्सपर्ट कमेंट्स होते हैं, अक्सर सर कई मंचों पर दिखते हैं, लेकिन वहां पर कई जगह सर इंटरप्ट करते हैं ना, आपको ऐसे फ्री फ्लो के साथ बोलने नहीं देते हैं ना। मैं आपको फ्री फ्लो के साथ बोलने देती हूँ, इसलिए तो आपके पास आता है। दूसरा, आप इंसेनली पॉपुलर, बहुत होशियार है, कई बार डर भी लगता है कि ना मालूम आदित्य प्रश्न मुझसे पूछ लेगी, बट आई एंजॉय इट। बुलाते रहिए, आता रहूंगा। थैंक यू सर, यू आर वेरी काइंड टू मी, थैंक यू सो मच। ये वादा है, नमस्कार ये बात। जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सर।